हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा। सैम्पल पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चन। और ये सैम्पल पेपर 2024 का है, जो कि स्टैंडर्ड मैथ का है। किसका है? स्टैंडर्ड मैथ का। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने आपको मोटिवेट भी किया है, प्लस पेपर का पैटर्न भी डिस्कस किया है। रिटेन में उसको लिखा भी है और डिस्कस भी किया है, और चैप्टर वाइज मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्टेप मार्किंग कैसे होता है, ये सारा कुछ मैंने पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। उसको आप एक बार चैनल पे जाके देख लेना, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें आपका क्लियर होता है तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हम स्टैंडर्ड मैथ की के सेक्शन ए के क्वेश्चन 2024 के सैंपल पेपर का डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के सेक्शन ए बी सी, ये थ्री सेक्शन ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टू में सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स। 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों के लेवल सेम होते हैं। इसके लिए ये सोचना ही नहीं है कि 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड का है, ये बेसिक का है। कोई भी किसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल दोनों का सेम होता है। इसलिए मैं लिख तो दिया हूँ स्टैंडर्ड मैथ, लेकिन यही सब बेसिक मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। अब देखो, मैं क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, बहुत ही अब एकदम आपको अपना आंख नाक और कान सब खोल के वीडियो को देखना है और सीखना है। अगर आपको 70+ मार्क्स आउट ऑफ 80 में स्कोर करना है तो, और 80 भी करना है तो, मैं उतना सैंपल पेपर डिस्कस कर दूंगा, आपको हर एक ट्रिक्स बता दूंगा कि अगर आप फॉलो कर लोगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन, मैं चीजों को बस हिंट करते चलूंगा। देखो, ये सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर देना पड़ता है। अब देखो, ये क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। अब दिया है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट हैं, कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कि या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। ये 4 ऑप्शन है। तो अब हमको पता है कि टू लाइन्स अगर गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उनको कैसे हम बता पाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है, या नहीं, कोई भी नहीं है। तो ऐसा तो हमको क्या करना होता है, रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट को कंपेयर करना होता है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन हमारा है 2x इक्वल 5y प्लस सी 6। तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या होता है, ये पूरा ऐसे होगा, 5y-6 = 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इस तरीके से होता है। तो हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसको हमने लिख लिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन 2 क्या है, 15y इक्वल 6x-18 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे राइट को लेफ्ट में और इसको राइट में करके। अब इसको इधर कर लें तो 6x-15y-18, चूंकि x वाला टर्म पहले होता है तो इसको हम पहले लिखेंगे। अब ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए a1 हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 में देखिए a1 हमारा 2 हो गया, और b1 हमारा कितना हो गया, -5, और c1 हो गया -6। ठीक है, यहाँ पे a2 हमारा हो गया 6, b2 हो गया -15, और c2 हो गया -18। ठीक है, हमने a1 दो लीनियर इक्वेशन ऐसे हैं, इनके हमने कॉफिशिएंट को लिख लिया। अब हम रेशियो देखते हैं a1/a2। तो a1 हमारा क्या है, 2 है, और a2 6 है, तो क्या हो जाएगा, 1/3। अब हम b1/b2 देख लें, तो b1 हमारा कितना है, -5, और ये है -3, तो ये भी हो गया 1/3। ठीक है, c1/c2, c1 कितना है, -6, और ये c2 कितना है, -18, तो कितना हो गया, 1/3। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ऐसा अगर है, कॉफिशिएंट की रेशियो अगर इक्वल हो गए, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, तो ये लाइन कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, कोइंसिडेंट। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चीजों को जानो। अब देखो, पेपर में हम इतना डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देंगे, मैं आपको समझाने के लिए, आपको तुरंत इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। आपकी प्रैक्टिस इस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल दे रखा है। अब इसमें आप फिगर बना लो। सोल्यूशन 2, मैं सोल्यूशन दे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस का, जिनका जरूरी है
पहले आपको समझ में आए, आंसर तो मैं ऐसे ही बताते चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, ठीक है, और इस तरीके से इससे बाहर एक पॉइंट लिया गया है टी, और यहाँ से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओ है। अब इससे इसको हम मिला देते हैं, ये टी है, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे ये इसको मीट करेगा। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो उस टेंजेंट से कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। और ये एंगल आपको गिवन है कितने का? 30 डिग्री का। ये एंगल आपको गिवन है कितने का? 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल आपको गिवन था, और ये वाली वैल्यू OT की वैल्यू आपको 4 गिवन है, ठीक है। तो हमको TA फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सपोज ये रेडियस है हमारा, तो हम इस ट्रायंगल OAT में या OTA में, इन ट्रायंगल OTA, है ना, में हम क्या यूज करते हैं? देखो साइन 30 अगर यूज करते हैं तो साइन 30 के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेस। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर लें जिसमें आपको क्या आ जाए? क्या आ जाए बोलिए? अगर हम यहाँ यूज करते हैं आपका साइन 30, क्या यूज करते हैं? साइन 30। साइन 30 अगर हम यूज कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा OA है अपॉन हाइपोटेनस OT हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 हमारा क्या होता है? 1/2 OA, और OT हमारा कितना गिवन है? 4, क्वेश्चन में 4। तो OA हमारा हो जाएगा, OA हो जाएगा 4, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। OA हमारा 2 हो गया। अब ये हमारा जो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAT कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो OT स्क्वायर इक्वल AT स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। OT का वैल्यू कितना है? 4, AT हमारा कितना है? फाइंड करना है, ठीक है, प्लस, अच्छा इसमें TA दिया है तो आप भी TA लिख लो, क्या लिख लो? TA, ठीक है। तो हमको TA फाइंड करना है। OA का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस TA स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो TA स्क्वायर प्लस 4, पूरे राइट को लेफ्ट में, पूरे लेफ्ट को राइट में कर दें तो TA स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 कितना आएगा? 12। तो TA इक्वल स्क्वायर रूट 12, 12 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 2 इंटू 2 फैक्टराइज कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर। तो TA हमारा हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, 2√3 सेंटीमीटर। इसको और इजीली हम कैसे कर सकते हैं? अब देखो ये हमको ये फाइंड करना है, और ये हाइपोटेनस गिवन है इस एंगल के लिए। हमने एक चीज बताया था कि जो एंगल हम लेंगे केवल 90 डिग्री का एंगल, मतलब हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है 90 डिग्री के लिए, बाकी एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो हमको इस एंगल के लिए ये हमारा TA बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है? तो आएगा आपके सेक में। अगर हम सेक 30 की बात करते तो क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कॉस का उल्टा होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इतना हो जाता है साइन। अब सेक 30 कितना होगा? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 कितना होता है? इतना, 2/√3। OT हमारा 4 दिया है, TA हमको फाइंड करना है। तो TA इक्वल, ये TA इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता तो 4√3, तो ये TA हमारा क्या हो जाता? 4√3/2, तो ये क्या हो जाता? 2√3। तो हम यहां से भी इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो हम कौन सा मेथड, ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 हो गया, तो हम उस मेथड को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा काम भी हो जाए, अपना टाइम बचे। तो हमारे लिए फ्रूटफुल मेथड कौन होगा? ये वाला, ठीक है, जिससे हमें थोड़े से में ही हमारा आंसर मिल जाता है। चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमको, और बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको रिजल्ट के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अब देखो क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन, आपको छोटी छोटी चीजें आना चाहिए। मैंने पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या दिया है, और क्वेश्चन को रीड करके देखो, कुछ लोग क्या है कि उनको आंसर पता होता है लेकिन वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, किसका किसका रेशियो है? लीस्ट कंपोजिट टू प्राइम, लीस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर के HCF और LCM का रेशियो। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर,
मैंने बता रखा है क्या होता है 4, क्या होता है 4। कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है 4। लीस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2, क्या होता है 2। सबसे छोटा प्राइम 2, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, बाकी सब क्या होते हैं ऑड होते हैं। तो अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है किसका 4 2 का। तो कितना होगा 4 2 का एचसीएफ 2, ठीक है। एलसीएम अगर हम लिखेंगे आइदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेंगे या डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये आप देख लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, चूंकि वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एलसीएम कितना होगा 4 होगा। अब हमें रेशियो फाइंड करना है किसका एचसीएफ टू एलसीएम, एलसीएम। तो एचसीएफ टू एलसीएम का रेशियो क्या होगा 2:4, तो क्या हो जाएगा 1:2। तो इसका आंसर क्या होगा 1:2। तो एचसीएफ और लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो हो गया 1:2। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, क्वेश्चन को बस समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मैं भी आपके सामने आंसर दे रहा हूं, इसी तरीके से आप भी दे पाओगे। अगर सोचते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो मैंने ये बता रखा है कि जैसा आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे वैसी ही पिक्चर आपके सामने होगी। इसलिए पहले आप मानो कि नहीं मैथ आसान होता है, उसके बाद आप अच्छा कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन एलिवेशन। ये हमारा पोल है, इसकी हाइट जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसकी हाइट 6 मीटर है और इसका शैडो जो है वो कितना लॉन्ग बन रहा है ग्राउंड पे 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पोल हो गया ए बी और ये हमारा शैडो हो गया जिसका लेंथ क्या दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। तो हमको ये कहीं सन है यहाँ पे, सपोज ये हमारा सन है, तो इस सन का एलिवेशन, एलिवेशन एंगल कहाँ से लिया जाता है ग्राउंड से। लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमको ये एंगल फाइंड करना है, दैट इज थीटा, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको बहुत डिक्टेट नहीं करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से हमको टिक करना है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो ए बी हमारा कितना है 6 मीटर और बी सी कितना है 2√3 मीटर। अब देखो इस एंगल के लिए, जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, इसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। मैंने पहले ही बताया था कि 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट एंगल हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर, और ये 90 ये हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। बाकी दो रिमेनिंग 2 एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। जो एंगल लेंगे उसके सामने का परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए परपेंडिकुलर और बेस एक साथ आते हैं, तो साइन के लिए, तो हम साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी और अपॉन बी सी। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6, बी सी का 2√3, तो ये हो जाएगा 3। अब हम देखो साइन थीटा इक्वल 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ गया 3। तो साइन, ओ सॉरी सॉरी, टेन 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 30 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी बी सी। तो 10 30, देखो गलती हो गया हमसे, ए बी हमारा 6 है, ये हमारा है 2√3, तो ये गया, तो ये हो जाएगा 3/√3। तो टेन थीटा इक्वल 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 गया तो √3, ठीक है। अब किस एंगल के लिए 10√3 होता है किसके लिए होता है, तो 10 60, ठीक है। √3 किसके लिए होता है 60 के लिए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 60 डिग्री। देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। तो कंपैरिजन करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा 60 डिग्री। यहाँ पे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा 60 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना। आप ऐसे क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो आंसर आप तुरंत दे पाओगे, अदरवाइज पूरे पेपर का टाइम दे दोगे आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझ लेना है इस वीडियो में। देखो मैं सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा तो मैं क्वेश्चन से कंसेप्ट ज़्यादा बता पाता हूँ, तो इसके लिए आप अब ज़्यादा सीखोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट भी मैं बताता चला जाऊंगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट बता पाता हूँ। तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर है, कैसे हैं सिमिलर है, ठीक है। सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। कुछ लोग थ्योरी को ऐसे ही बता लेते हैं, लेकिन मैं थ्योरी तभी बता पाता हूं जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अदरवाइज बता पाता हूं लेकिन उतना सही नहीं हो पाता। अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। 6 और 5, 6 और 5 ये दे रखा है आपको। सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या दे रखा है, देखो इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यूपीआर, ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, और बाकी जो है हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्यू पी आर बोथ आर सिमिलर, और इनके दो दो साइड गिवन है। तो हमको ये वाली साइड पी आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी आर, दैट इज एक्स। हमको एक्स फाइंड करना है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमको पता है कि इन सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ए वर्टेक्स ए का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, यहां जैसे जैसे जिस ऑर्डर में इन ट्रायंगल्स को लिखा गया है या जिस ऑर्डर में ट्रायंगल के वर्टेक्स लिए गए हैं उसी ऑर्डर में वो एक दूसरे के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। तो ए का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू। बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ट्रायंगल एबीसी में बी का करस्पॉन्डिंग क्यूपीआर में पी होगा, कौन होगा, पी होगा। सी का करस्पॉन्डिंग आर होगा, ठीक है। तो अगर हम साइड के रेशियो को सेम करते हैं, जैसे हमको पता है कि इन सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ साइड आर इक्वल, तो अगर हम एसी की बात करें, एसी अपॉन बीसी, इन दोनों साइड का रेशियो एसी अपॉन बीसी, तो ये किसके इक्वल होगा, दूसरे ट्रायंगल में सिमिलर साइड के रेशियो में। तो एसी का सिमिलर कौन होगा, ए का सिमिलर वर्टेक्स कौन है, क्यू, और सी का सिमिलर वर्टेक्स कौन है, आर। यहां से देख लो, ए का सिमिलर क्यू, बी का सिमिलर पी, सी का सिमिलर आर। तो ए का सिमिलर क्यू है तो क्यू, और ए सी का सिमिलर आर है तो इसके साथ क्या जाएगा, क्यू आर। बी का सिमिलर पी है, बी का सिमिलर कौन है, पी है, तो पी जाएगा, और बी सी का सिमिलर आर है तो पी आर। अब देखो आसान हो गया क्वेश्चन। ए सी का वैल्यू गिवन है 6, बी सी का वैल्यू 5, और क्यू आर का वैल्यू 3 दिया है, और पी आर एक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। लिख लिया हमने, जो दो साइड हमको गिवन था उन्हीं का हमने रेशियो लिया, और इसके रिस्पेक्ट में दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे उनको हमने ले लिया। अब देखिए हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3 इंटू 5/6, 3 2 जा 6, 2 से इसको 2.5, तो x हमारा क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। आंसर में आप देख लो कि x का वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये वाला आंसर होगा बी, इसका कौन सा होगा, बी। तो देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है सिमिलरिटी का, तो आपको पहले ये सेट दिमाग में रखना होगा कि कौन सा वर्टेक्स किसका करस्पॉन्डिंग है। वो कैसे पता चलेगा, कि जिस ऑर्डर में ट्रायंगल्स के वर्टिसेस लिए गए हैं उसी ऑर्डर में हमको ये देख लेना है कि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे ए का करस्पॉन्डिंग क्यू, बी का पी। अगर ये आपको नहीं आता है तो पूरा आप दिमाग लगा लोगे, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो करस्पॉन्डिंग का आना बहुत जरूरी है, तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68, ये पॉइंट है -68, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ओरिजिन के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो वैल्यू पुट करते हैं, x2 0 है और x1 हमारा कितना है, -6 है, तो 0 -6 करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस होगा, होल स्क्वायर। y2 हमारा कितना है, 0 है, और y1 कितना है, 8 है, होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और ये 0 - 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, डिस्टेंस होगा 10 यूनिट। कितना होगा, 10 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर हो गया 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, इसको भी आप देख लो। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझ के आंसर दोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और नो डाउट कि आपको, अगर आप 80 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हो तो आप 80 मार्क्स पा सकते हो, अगर आप में भी कैपेबिलिटी है तो। मैं तो अपना आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो ये हो गया 28, और लास्ट का ये 63। ये हमारा एक एपी गिवन है, इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म आपको गिवन है, तो हमको नेक्स्ट टर्म इसका फाइंड करना है। तो देखो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब भी रूट में गिवन होता है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2√7, और ये हो जाएगा 3√7, ठीक है। तो अब आप देखो कि इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो √7 का आ रहा है ना। फर्स्ट टर्म √7 है, दूसरा सेकंड टर्म 2√7 है। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस देखा जाए, हमारा T1 टर्म √7 है, T2 हमारा कितना है, 2√7 है, और T3 हमारा कितना है, 3√7 है। तो कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं कितने का है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। T2 माइनस T1 अगर करेंगे तो 2√7 माइनस √7, तो क्या किया, √7। कॉमन डिफरेंस हमको √7 है,
तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो प्रीवियस टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा T4, तो वो कैसे आएगा प्रीवियस मतलब T3 में कॉमन डिफरेंस जो हमारा ये D है इसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, तो +√7 कितना आ जाएगा 4√7, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया 4√7। तो गाइज इस तरीके से आपको बेसिक पता होना चाहिए, बस आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इसका क्या हो जाएगा 4√7 है, तो इसको 4√7 है तो ये जब अंदर जाएगा इसको रूट में ही लिखना है, तो 4 का क्या हो जाएगा 16√7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 112, 16 7 जा 112, तो इसका आंसर क्या आएगा 112। देखो आंसर दे रखा था रूट के फॉर्म में, लेकिन हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, तो उसको हमने वापस से रूट में चेंज कर दिया। तो जिस तरीके से आंसर ऑप्शन हमारा दिया रहता है हमको उसी तरीके से कन्वर्ट करना होगा। तो गाइज इस तरीके से आपको मैंने सेक्शन ए के ये 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, आगे भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। ये 2024 के सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर दूंगा। आगे मैं आपको 5 से 6 सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल पे जाके बाकी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसको भी देखते रहिए। ओके गाइज, थैंक यू।